हम लोग कम्युनलिज्म पे बात कर रहे थे कि कम्युनलिज्म अराइजेस, ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे 11th वाला। कम्युनलिज्म अराइजेस आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशन। तो इसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम कम्युनलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे एंड फिर इस बात में जो इन्होंने बोला है कि कम्युनलिज्म की उत्पत्ति क्यों होती है, तो कम्युनलिज्म के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हमें ये भी दिखाना है कि वो पावर स्ट्रगल से कैसे होता है एंड फिर उसके बाद रिलेटिव डेप्रिवेशन से भी कैसे होता है। इन दोनों की वजह से किस तरह से कम्युनलिज्म का अराइज होती है, और उसके बाद हमें ये दिखाना है कि उसके क्या मतलब ये बात जो है ये सच है कि नहीं है। तो हमें ये बताना है कि हाँ, इन दोनों की वजह से जो है कम्युनलिज्म अराइज होती है। ठीक है, जैसे रिलेटिव डिप्रिवेशन मतलब कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे शिक्षा नहीं है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो बहुत ही आसान हो जाता है कि वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज करना रिलीजन के नाम पे। ठीक है, वहाँ पे लोगों को मिसगाइड करना रिलीजन के नाम पे। और पावर स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि जब पावर स्ट्रगल का मतलब होता है कि जो लोग भी सत्ता में रहना चाहते हैं, दैट मतलब दो लोग एक दूसरे के ऊपर वो दिखाते हैं कि हमारा प्रभुत्व है। सो वहाँ पे वो पावर स्ट्रगल की बात आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से कम्युनलिज्म की उत्पत्ति होती है, ये बात आप दिखाना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया की बात नहीं हुई है, तो इस बात को आप वेस्ट मतलब ऑल ओवर ग्लोब, जहाँ पे भी ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अगर आप एक वर्ल्ड पॉइंट दे पाएँ कि कोई एग्जांपल दे पाएँ कि वहाँ पे पावर स्ट्रगल की वजह से कम्युनलिज्म बढ़ा, या दो कम्युनिटीज़ के बीच में फ़ाइट हुई और वहाँ पे पावर स्ट्रगल हुआ और कम्युनलिज्म बढ़ा, तो जैसे कि तो वो चीज़ वो एग्जांपल। और जैसे अभी हम यहाँ पे यहाँ इसका एग्जांपल दे सकते हैं, श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे तमिल्स एंड जो सिंगलीज़ हैं, इनके बीच में जो फाइट्स होती है वो पावर स्ट्रगल में उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। सो आप इंटरनेशनल, जब यहाँ पे देखिए कहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट लिखा ही नहीं है, तो अगर आप अपने आंसर में एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आर्ग्यू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशन, तो इन दोनों की वजह से होता है ये पूछें तो इसमें आप ये बोलिए कि हाँ, इन दोनों की वजह से होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, उनको भी बताना है। जैसे कि पॉलिटिकल कारण होते हैं, किसी जगह के हिस्टोरिकल कारण होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया था। जो इनकी रूल एंड डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, जब जो कर्जन ने 1905 में बंगाल डिवीज़न को अनाउंस किया था, तो वहाँ से वो सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न नहीं था उसका ये देश था कि जो लोग हैं उसमें कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिले। और इस तरह से जो एक इंडिया का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, उसकी वजह से भी यहाँ पे कम्युनलिज्म बढ़ा है। जो एक हिस्टोरिकल रीजन है उसकी वजह से भी बढ़ा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसमें जो अपना ही हित साधते हैं, पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं। तो इस जो डिफरेंट रीजन है उसको भी हम इंक्लूड करके बोलते हैं कि हाँ, इन दोनों की वजह से भी होता है, बट अलग उसमें और भी रीजन्स होते हैं। तो ये आपको ये चीज़ों को विथ एग्जाम्पल्स बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जैसे अब जो भी नोट्स होंगे ना, उस नोट्स में आपको कम्युनलिज्म के रीजंस जहाँ पे लिखे होते हैं, इसीलिए क्योंकि रीजंस आपको पता होंगे कि कम्युनलिज्म क्यों उत्पन्न होता है, तो इस आंसर्स को आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। फिर 12th क्वेश्चन है, द स्पिरिट टॉलरेंस एंड लव इज़ नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present. Elaborate। इसमें शायद spirit of यहाँ से गायब कर दिया। The spirit of tolerance and love is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it also playing an important part at present. Elaborate। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला है कि जो इंडिया की सोसाइटी है उसमें हमने टॉलरेंस और लव को जो एक फीचर है वो आज का नहीं है, वो बहुत ही पुराना फीचर है। तो वो हमें बताना है, और वो पुराने के समय में भी था और आज के समय में भी है।
तो इन दोनों ही चीज़ों में आपको बस कुछ इलेबोरेट करना है, तो विथ एग्जाम्पल्स इस चीज़ को बताना होगा कि हाँ ये बात सच है। ठीक है, जैसे अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो टॉलरेंस में देखिए, जैसे कि जो हमारे किंग्स होते थे, वो बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जो खुद जो रिलीजन नहीं मानते थे, उस रिलीजन के लोगों के लिए भी उन्होंने काम किए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो किंग अशोका थे, उन्होंने आजीवक सेक्ट के लिए जो है वो उनके रहने के लिए बनाई थी गुफाएं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे, उनको वो अपने और भी मतलब बहुत सारे राजा थे जो उनको एक तरह से रहने के लिए आश्रय प्रदान करते थे। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा कई सारे जो रिलीजन थे, जो मेन उनकी उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई, जैसे कि जो आपके जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, ये सब की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई और भारत से बाहर भी गई है। ठीक है, और मतलब और इसके अलावा हमने इतने सारे जो अलग अलग रिलीजन है, चाहे वो इस्लाम हो या पारसी धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सबको हमने अपने यहाँ जब वो टाइम टू टाइम आते गए तो हमने उनको एसिमिलेट करके रखा। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पेंटिंग्स हैं उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग, हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्लूसिवनेस रहती है। कोई भी अगर आप जैसे कि अगर आप एलोरा की केव्स देखो, तो वहाँ पे तीनों धर्म के लोग हैं, बुद्धिज़्म एंड सॉरी हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म, तीनों के ही लोग वहाँ पे दिखते हैं। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि किस तरह से इंडिया में एंशियंट टाइम में टॉलरेंस दिखता था, और ये चीज़ अब आज के टाइम में भी है, वो नए फॉर्म में हो गई है। नए फॉर्म में कैसे हो गई है कि भाई, जैसे कि हर एक हम हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पे हम लोग सब मतलब हर लेवल हर फेस्टिवल्स को हर कोई मना रहा है। जैसे जैसे छठ पूजा है, वो बिहार का फेस्टिवल है, लेकिन अभी क्या है कि वो पूरे इंडिया में हर जगह लोग मना रहे हैं। यूपी के भी लोग मना रहे हैं, राजस्थान में भी उस चीज़ को मना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे गणपति या दुर्गा पूजा है, ये फेस्टिवल बेसिकली एक जैसे गणपति तो महाराष्ट्र का है, दुर्गा पूजा बंगाल का है, पर अब पूरे इंडिया में मना रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूमने जाते हैं और वहाँ के कल्चर्स को सीखते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो जो भी जो अगर धार्मिक यात्राएं हैं वो दूसरी जगहों पे होती है, जैसे जगन्नाथपुरी है तो लोग जाते हैं उड़ीसा में, अलग अलग जगहों के से लोग जाते हैं उड़ीसा में। तो उन सबको एक तरह से वो चीज़ें एसिमिलेशन की भावना रहती है कि दूसरे कल्चर्स को भी, डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों को हम अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और इसको आप जब एक एक जो मतलब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे जो भी आपका नोट्स होगा उसका यूज़ करा जा सकता है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द फॉर्मर हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लैटर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें ये बताना है कि कैसे जो धर्म होता है, अगर देखिए धर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप अपने धर्म को मानो और कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म को माने, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट कैसे जो रिलीजियस, और दो क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिलीजियसनेस और कम्युनलिज्म का डिफरेंस बताना है। तो देखिए रिलीजियसनेस और कम्युनलिज्म के डिफरेंस यही होगा कि भाई पहला वाला तो है कि किसी भी धर्म को मानना, हम रिलीजियस हैं, हम जो भी मेरा धर्म है मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये मेरा रिलीजन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए तो भाई हमारा आर्टिकल भी 25 दिया हुआ है कि आप अपने धर्म को मानो, और उसको आपको पूरा फंडामेंटल राइट है किसी भी धर्म को मानने का। तो ये रिलीजियसनेस है। लेकिन कम्युनलिज्म होता है कि किसी दूसरे के धर्म को इन्फीरियर प्रेजेंट करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना और सिर्फ अपने धर्म को सुपीरियर बताना, तो ये चीज़ होती है कम्युनलिज्म।
तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो पहला वाला जो होता है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, एक वे ऑफ लिविंग है, बट दूसरे वाले से आप दूसरे को इन्फीरियर बता रहे हो। पहले वाले में कोई, ये आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ मतलब ये आपका फेथ है, ये आपका आप एक तरह से आपके जीने का तरीका है। सेकंड वाले में इसमें दूसरे से संबंधित है, आप दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो। और जब ये और भी ज़्यादा जब कम्युनलिज्म बढ़ता है तो वॉयलेंट रूप ले लेता है और सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, हिंसा और दंगे फसाद इसके रूप ले लेते हैं। ये कम्युनलिज्म के कारण होता है। रिलीजियसनेस के कारण ये नहीं होता है। रिलीजियसनेस एक इंसान की पर्सनल चीज़ है, वो अपने जीवन को उससे एक अच्छी तरीके से जी पाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एक नेगेटिव है, ये आपको बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बताना है कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में जो रिलीजियसनेस है वो ट्रांसफॉर्म होके कम्युनलिज्म बना। कैसे कैसे रिलीजियस जो 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 आपकी धार्मिक भावनाएं हैं वो कम्युनलिज्म के फॉर्म में कैसे चली गई। मतलब आप किसी धर्म को मान रहे हो, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, ये आप कर रहे हो, लेकिन आप किस तरह से उससे वो इतना लेवल आप अपने धर्म को मानते मानते उसमें इतने अंधे हो गए कि दूसरे के धर्म को नेगेटिव सेंस में देखने लगे। तो उसमें आपको एग्जाम्पल दिखाना है कि क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे पॉलिटिकल कुछ कुछ जैसे जो ऐसे दल बने जो कि सिर्फ इसी आधार पे बने कि हमें दूसरों से वोट इस आधार पे लेना है कि उनकी जो रिलीजियस भावनाएं हैं उनको 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 वो करना। और कम्युनलिज्म में कि भाई कि जैसे कोई अगर कहीं पे दंगे फसाद हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन का लैक का वो देखा गया कि पुलिस ने सही से एक्शन नहीं लिया, उसने सपोर्ट किया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी कि कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे प्रॉब्लम आई, कहाँ पॉलिटिकल लेवल पे प्रॉब्लम आई, पॉलिसी लेवल पे क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे पास कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि नहीं है इस चीज़ को डील करने के लिए। तो ये हमें बताना है कि किस तरह से कम्युनलिज्म इंडिपेंडेंट इंडिया में शेप लिया, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि हमने जब हमारा नेशन बना था तो हम अनलाइक पाकिस्तान हम एक ऐसे देश बने थे जिसके अंदर सेकुलर होना उसकी वो था, इम्बाइब था उसकी आत्मा में, उसकी सोल में। फिर कैसे 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 विद कमिंग टाइम कम्युनलिज्म आया, तो इसमें रीजनल डेप्रिवेशंस का भी रोल है। अगर हम पाकिस्तान का एक्सटर्नल रोल हो जाता है जब आप बॉर्डर पे सेपरेटिस्ट लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। या अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे जो पाकिस्तान का ही रोल भी उसमें भी था, जो आपका खालिस्तान वाला मूवमेंट था। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं कि क्या क्या ये जो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का थोड़ा पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से एलिमेंट थे। तो ये चीज़ें इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। तो कम्युनलिज्म अगेन ये एक तरह से कम्युनलिज्म के रीज़न पे ही क्वेश्चन आया है। तो अगर आप रीज़न को अपने नोट्स में अच्छे से लिख रहे हो ना समझ के, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। In the context of diversity of 14th question, in the context of diversity of India, can it be said that the regions from cultural units rather than the states give reasons with example for your viewpoint? In the context of diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the states? गिव रीजन्स विथ एग्जाम्पल फॉर योर व्यू पॉइंट। तो इसमें ये पूछा है, देखो इसमें ये पूछा है कि ये अगेन ये क्वेश्चन रीजनलिज्म से आया है। ये क्वेश्चन दो चीज़ों को इसने मिला दिया है, डाइवर्सिटी और रीजनलिज्म को। दो टॉपिक हैं अलग अलग, एक डाइवर्सिटी एक रिलीजनम, दोनों मिले हुए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा है कि डाइवर्सिटी इंडिया में जो है उसको देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि जो रीजन है वो कल्चरल यूनिट्स हैं। जैसे बुंदेलखंड एक रीजन है, जैसे अगर आप बात करो एक यूपी स्टेट है, ठीक है, यूपी स्टेट को मैं ले लूँ, यूपी में आपको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा, यूपी में आपको पूर्वांचल देखने को मिलेगा, ठीक है, यूपी में ही आपको थोड़ा पहाड़ी कल्चर भी मिल जाएगा। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन हैं। अगर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए सेंट्रल में लखनऊ में आप हैं तो वहाँ का जो कल्चर है ना वो आपको डिफरेंट मिल जाएगा गोरखपुर के कल्चर से, और वहाँ का कल्चर डिफरेंट मिल जाएगा मेरठ के कल्चर से। तो ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तो लेकिन है तो ये तीनों एक ही स्टेट में, तीनों हिस्से यूपी में आते हैं।
तो अगर तीनों यूपी में, तो ये पूछ रहे हैं कि जो इंडिया में जो इंडिया के में जो ये रीजन्स हैं ये कल्चरल यूनिट को बनाते हैं, ना कि स्टेट को। तो इस बात को आपको बताना है कि क्या ये बात सच है कि नहीं है, क्या ये बात सच है। तो हाँ, देखने में ये चीज़ सच लग रही है कि देखो ये चीज़ है। फिर ऐसे ही और भी स्टेट्स हैं, वहाँ के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे कि जो कई सारी जो डिमांड्स होती है ना, कई सारे स्टेट्स भी इसी आधार पे बने हैं। जैसे जैसे झारखंड बना है, तो झारखंड में जो इसका लोअर जो बना है हिस्सा बिहार से काट के, वहाँ पे एक डिफरेंट आदिवासी कल्चर है, जबकि बिहार के अपर पार्ट में वो कल्चर नहीं दिखता है। तो ये बात भी सच है। इसीलिए जो डिमांड हुई है सेपरेट स्टेट्स की, वो कई जगह पे इसी आधार पे हुई है। जैसे उत्तराखंड में जो ऊपर वाला हिस्सा था, वहाँ पहाड़ी, उत्तर प्रदेश से अलग था वो हिस्सा, वो पहाड़ी कल्चर का हिस्सा था। सो ये बात, हाँ, इस बात को आप इस पॉइंट के साथ बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ें सच हैं कि कल्चरल यूनिट्स तो जो रीजन्स हैं वो तो बनाते हैं। तो ये चीज़ सच बोली जा सकती है कि हाँ ये चीज़ सच है। बट ओवरऑल कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड लेवल पे डिफरेंस देखा जा सकता है। तो उस तरह से वाइड लेवल पे हमें कि वो कल्चर दूसरे जगह का तो होता है, पर कहीं ना कहीं जो एक एक चीज़ जो मेन स्टेट जो इंडिया में बने हैं ना, उसमें एक मेन चीज़ भी लैंग्वेज की आती है। लिंग्विस्टिक डिफरेंस की वजह से भी स्टेट्स बने हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश जो बना था वो लैंग्वेज के बेस पे बना था। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट लेवल पे हमें यूनिफॉर्मिटी दिखाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पूरी जगह पे यूपी बोली वो सॉरी हिंदी बोली जाती है, या बंगाल के पूरे रीजन में बंगाली बोली जाती है। बिहार में हम देखते हैं पूरे रीजन में भोजपुरी या जो भी मैथिली वगैरह बोली जाती है, बट वो उनका टोन वही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे या रहन सहन के बेसिस पे थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस स्टेट्स में आता है। तो दोनों ही चीज़ों के, दोनों के साइड को हम पॉइंट को रखते हुए ये बोल सकते हैं कि हाँ मतलब एक ओवरऑल इस तरह से हम ये चीज़ को दे सकते हैं कि हाँ कल्चरल पॉइंट पे कल्चरल यूनिट्स बनी रहती हैं, बट स्टेट जो बने हैं वो लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के बेसिस पे बने हैं। तो वो भी अपने आप में अलग अलग सक्सेसफुली, जब उन लोगों को, जब अलग अलग जगह को वो सक्सेसफुली समाहित कर लेते हैं, तभी वो मतलब सक्सेस, तो वो इसीलिए वो अभी तक जीवित हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तो डिमांड तेज हो जाती है अलग होने की, और इसीलिए हम अलग भी देखते हैं, जैसे झारखंड का अलग होना, उत्तराखंड का अलग होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 15th question. What are the two major legal initiative by the state since independent addressing discrimination against scheduled tribes? scheduled tribes के अगेंस्ट में देखिए, scheduled tribes मैंने बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या मेजर लीगल इनिशिएटिव लिए गए हैं स्टेट द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद में, जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को के अगेंस्ट में हम डिस्क्रिमिनेशन को बचा सकें। तो इसमें हम पेसा एक्ट 1996 को लिख सकते हैं, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज़ को भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इसको मतलब आप जो भी जो आपके पास नोट्स होंगे ना उस, और जैसे नेशनल कमीशन फॉर एसटी है उसको भी लिख सकते हैं। वो तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव हो गया। तो यहाँ पे वही इन दोनों एक्ट्स के बारे में, पेसा एक्ट एंड एसटी एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट एसटीज एक्ट, SC ST एक्ट्स, इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इनको लिखना है। तो यही है कि जैसे मैंने बोला था कि इनके अगेंस्ट में जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए जो सल्यूशन है, तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे जिसमें आप ST पे नोट्स बनाएंगे, तो उस ST पे जो नोट्स बनाएंगे उसमें आप उसमें कैसे लिखेंगे, उसमें आप उनके इश्यूज़ लिखेंगे, वो क्या होते हैं, उनके इश्यूज़ क्या क्या हैं, एंड उनके उस इश्यूज़ को मतलब निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, ये आपको लिखना होगा। तो वहाँ से आप उस नोट से अपने इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16,
हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथेंड द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी, कि इंडिया में जो स्टेट्स बने हैं वो लैंग्वेज के आधार पे बने हैं। तो क्या लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बनने से इंडिया की जो लिंग्विस्टिक यूनिटी है, इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया एक हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हम अगर हम स्टेट्स जो बने हैं लैंग्वेज के आधार पे बने हैं, तो क्या हम और ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं? क्या ऐसा होने लगा है कि मतलब दो दो भाषाओं, जैसे दो भाषा भाषी हैं, जैसे कोई मान लीजिए गुजरात है और कोई बंगाल है के में बोलता है, और ये गुजरात और बंगाल के बनने से, या आंध्र प्रदेश अगर बना है 1956 में तेलुगु बोलने के आधार पे, तो इस तरह से लैंग्वेज के आधार पे हमारे भारत में स्टेट्स बने हैं। तो क्या इसने इंडिया की यूनिटी को बढ़ाया है कि घटाया है? तो ये इसमें आपका एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है, उसके सारे पॉइंट्स लिखिए। अगर लगता है कि नहीं, इससे और भी ज़्यादा, जैसे बढ़ाने के आधार पे बोलें तो यूनिटी अगर डिफरेंट एक लैंग्वेज के आधार पे जब स्टेट बनता है, तो सारे जितने भी एक लैंग्वेज को बोलने वाले होते हैं उनको एक स्टेट का मान लिया जाता है। तो मतलब उनकी यूनिटी लैंग्वेज के आधार पर होती है। जैसे तो उसमें क्या होता है कि तो वो विद इन दैट स्टेट वो एक लैंग्वेज को बोलते हैं, पर वो फिर वो डिमांड भी आपकी ख़त्म हो जाती है कि जो एक तरह से एक बोल सकते हैं कि कल्चरल यूनिटी हमें उस स्टेट में दिखने लगती है। ठीक है, क्योंकि भाषा को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। और इंडिया में मतलब जब इसमें आप रिकमेंडेशन दे लिख सकते हैं कि इंडिया में ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके जेवीपी कमेटी के बारे में लिख सकते हैं कि उनकी जो राय थी उन्होंने उसके आधार पे ये चीज़ें हुई, तो उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा है कि क्या इंडिया की यूनिटी इससे बढ़ी है या नहीं। तो देखिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की यूनिटी घटी है, क्योंकि तब से लेकर अभी तक डिफरेंट स्टेट तो बने हैं, डिफरेंट स्टेट बने हैं लैंग्वेज के आधार पे, लेकिन ओवरऑल सबकी सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल सिटीजन, मतलब ठीक है लैंग्वेज के आधार पे हम स्टेट्स तो बन गए अलग अलग, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल आइडेंटिटी बोलता है, सिंगल सिटीजनशिप बोलता है, तो ओवरऑल सब इंडियन है। और इसके अलावा ये स्टेट्स की आइडेंटिटी तो बनी, पर उसके अलावा कई चीज़ें और हुई, जैसे ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर आया, उसके कारण लोगों ने काफ़ी माइग्रेट किया। कि कोई व्यक्ति है जो कि तमिल बोलता है, साउथ इंडिया में रहता है, बट उसकी जॉब लग गई किसी एमएनसी में जो कि दिल्ली में हेड ऑफिस है जिसका, या दिल्ली में वो चाहते हैं कि उसका काम हो, तो वो व्यक्ति आके दिल्ली में रह रहा है, तो वहाँ से उसने उस कल्चर को अडॉप्ट किया। या कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है, वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या मतलब वो लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट तो बने, पर वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उसने ऐसा इफ़ेक्ट नहीं किया, मतलब कि ऐसा कि इंडिया की यूनिटी को वो कम किया हो। इंडिया की यूनिटी अगर आप देखें तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लगातार बढ़ी ही है। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं कि भाई, लेकिन इसमें कुछ एक ये चीज़ आई कि लिंग्विस्टिक आधार पे लगातार डिमांड होती रही, जैसे कि बोडोलैंड की जो डिमांड है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में होती है, क्योंकि वो बोडो बोलते हैं, वो दूसरे वहाँ के जो बोडोवासी वाले लोग हैं, तो ऐसी डिमांड जो है वो लगातार होती रहती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक, तो उससे क्या होगा कि अगर एक मतलब अगर वो चीज़ दिक्कत होती है, क्योंकि लिंग्विस्टिक आधार पे इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि जो लैंग्वेज स्टेट की होगी उसी में सारे काम होंगे, तो इसकी वजह से जो दूसरे भाषा भाषी हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है उस चीज़ को समझने में। तो इसलिए लिंग्विस्टिक आधार में अगर हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो उसमें आप उसके मतलब बहुत ज़्यादा इसकी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स में अगर आएँ तो ये बोलेंगे कि हाँ लिंग्विस्टिक आधार पे जैसे लगातार जो जैसे बोडोलैंड हुआ या वॉयलेंस हुआ, तो अगर आप ऐसे देखें तो इंडिया में भाषाएं बहुत सारी हैं, तो लगातार डिमांड होती जाएगी
कि अलग एक भाषा के आधार पे राज्य बने, तो छोटे 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 बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ बुंदेलखंडी राज्य एक अलग बन सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड की लैंग्वेज अलग है यूपी में। सो इस तरह से ये चीज़ें की लगातार डिमांड हो सकती है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ेगा। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं से रट गई। मतलब सोशल इश्यूज़ के अगर आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक देख रहे होंगे, उसमें आपके व्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ को सोचो, उसमें जो कुछ भी आप आपको दो दो साइड्स हैं और बड़े ही इस तरह के पूछ रहे हैं कि क्या आपको एक साइड लेने के लिए पूछ रहे हैं वो। तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस व्यू बनाना है और दोनों साइड को देखते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिखना है। अपने आर्ग्यूमेंट के यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन में, वो है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब आप इस एक पॉइंट पे प्रोज में और एक टॉपिक पे प्रोज और कॉन्स दोनों साइड से पॉइंट को सोचो और लिखो। इसके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। आप मतलब उनसे डिस्कस करो और उनके आर्ग्यूमेंट्स को अपनी कॉपी में लिखो। तो यहाँ पे ये जो सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन हम अभी तक देख रहे हैं कि आपको इनको पढ़ना भी है और साथ में इन पे सोचना भी है। ठीक है। फिर 17th क्वेश्चन है, वाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल्ड, मतलब शेड्यूल इनको अलग से एक शेड्यूल्ड में 5 और 6 में लिस्ट किया गया है, इसीलिए इसीलिए इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। देन इनके बाद पूछें कि इनके जो भी आप जो भी अभी तक इनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे ट्राइफेड बना है एंड इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग बना है, पेसा एक्ट हुआ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। फिर पूछा है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, रीजनलिज्म क्यों होता है। तो ये भी आपको एक मतलब एक तरह से उसका कारण पूछा है रीजनलिज्म का। फिर इट इज़ दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट ऑन रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रमोट्स रीजनलिज्म, सब्सटेंशिएट योर आंसर। तो ये लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि रीजनलिज्म क्यों होता है ये बताना है, एंड वही उसके कारण जो आपने अपने अभी तक नोट्स बनाए होंगे उसमें लिखा होगा। अगर नहीं बनाए तो आपको इसी आधार पे नोट्स बनाने हैं सोशल इश्यूज़ के। ठीक है, तो इसमें जो ये कारण है कि हाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रीजनलिज्म तो बढ़ता है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिकल, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है उस चीज़ में। और अगर आप देखें तो और भी क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा रीज़न है, लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं ना, कि जैसे पॉलिसी लेवल पे अब अगर हरियाणा में 75% जो रिज़र्वेशन दिया गया है उसको, जो भी व्यक्ति वहाँ के लोकल होंगे, तो लोकल व्यक्ति 75% ही वहाँ पे जाके प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो ऐसे में ये रीजनलिज्म को प्रमोट करेगा ना, कि हमारे को ही जॉब चाहिए सारी। तो इस तरह से पॉलिसी लेवल पे चीज़ें होती हैं कि भाई गवर्नमेंट ने अपनी वोट बैंक पॉलिसी के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसे कर दिया, या तो रीजनलिज्म और इसके अलावा वही पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो इस तरह से आप और भी कारण को बता सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी तक कारण बहुत पूछते हैं चीज़ों के। फिर महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर डिस्पाइट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज हैड अ कॉमन गोल ऑफ एमिलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन एल्यूसिडेट। तो गांधी जी एंड अम्बेडकर जी में डिफरेंट उनकी अप्रोचेस क्या क्या थी। जैसे गांधी जी बोलते थे कि कास्ट सिस्टम को रहना चाहिए, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसकी जो गलत बातें उनको हटाएंगे, जबकि अम्बेडकर जी बोलते थे कि नहीं, कास्ट को बिल्कुल हटा देना है। एंड ये सारी चीज़ें थी उनकी, दोनों में डिफरेंस जो उनकी अप्रोचेस और स्ट्रेटजीज थी, दोनों को हमें बताना है, लेकिन दोनों के उद्देश्य एक थे। तो इस चीज़ को
यही मतलब ये लिखा जा सकता है क्वेश्चन, अगर आपने इन दोनों के बारे में, दोनों की आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना है। ये वैसे थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग अ नेशनल आइडेंटिटी। सो इंडिया की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट, मतलब इसके जो सेलिएंट फीचर है उससे आया है सवाल। तो क्या क्या 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो दिखती है। जैसे तो आप 4 एलिमेंट्स से क्या, 4 से बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। जैसे रिलीजन है, यहाँ कितने सारे रिलीजन्स हैं। एंड इसके बाद आता है कि लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। और इसके अलावा डिफरेंट सेक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट कास्ट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। और मतलब ये सारी चीज़ें किस तरह से कितना उनका नेशन आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने में वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये आपको बताना है। फिर डिबेट द इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्पररी मूवमेंट फॉर असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अभी आप जो किस अभी रिसेंट में जो दलित मूवमेंट चल रहे हैं वो किस तरह से जो, और उसमें जो दलित आइडेंटिटी को असर्शन हो रहा है, जैसे कि एक चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, मतलब अभी दलित मूवमेंट को वो चलाते हैं, तो उसमें वो दलित आइडेंटिटी पे बल देते हैं। इस तरह से कुछ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो किस तरह से ये कास्ट को ख़त्म कर रहा है, ये चीज़ आपको बतानी है। फिर हाउ डू द इंडियन डिबेट ऑफ सेकुलरिज्म डिफ़र फ्रॉम द डिबेट इन द वेस्ट, ठीक है, ये बताना है। तो वही सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म का अंतर है, इनको बताना है आपको। फिर ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रियलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, डिस्कस। तो ये चीज़ तो भाई, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रियलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। तो किस तरह से रीजनलिज्म के कारण, जब रीजनलिज्म बढ़ता है तो लोग क्यों डिफरेंट स्टेट की डिमांड करने लगते हैं, इसको आपको बताना है। सो इस तरह से ये 23 क्वेश्चन हमने सोशल इश्यूज़ के देख लिए हैं जो अबाउट टॉपिक्स डिस्कस करने थे। और इसमें अभी तक हमने ये देखा कि जो सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन आते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पे आपको आपके व्यूज़ पूछते हैं, वो बहुत, आप इस तरह से नहीं हो सकता कि आपने कहीं रटा हो और उसको डायरेक्ट लिख दें, या कहीं किसी बुक में लिखा हो तो भी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको अपने नोट्स बनाने होंगे जो कि इसी बेस पे कि कहीं, जैसे अगर क्वेश्चन है रीजनलिज्म का, तो रीजनलिज्म क्या है वो बताना है, रीजनलिज्म क्यों है वो बताना है, इंडिया में एक किस तरह से डेवलप हुआ है, एंड इसके कारण क्या हैं, इसका सल्यूशन क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। इस तरह से अपने नोट्स को बनाना है। और मतलब ये काम आपको विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो होंगे उसमें इन टॉपिक्स पे दिए हुए हैं, तो उनको आप वहाँ से अपने नोट्स को बना सकते हैं, उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, चीज़ों को सोच के। इसके अलावा जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं और इस पे बात करते हैं इन टॉपिक्स पे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी यहाँ के टॉपिक्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो करंट से भी चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला क्वेश्चन है, तो अब फैमिली पे वर्क फ्रॉम होम का प्रभाव पूछा है, और फैमिली क्या है, इंडियन सोसाइटी का एक सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, उसका एक हिस्सा है। सो इस वजह से वो क्वेश्चन आया है। तो अगर आप उन चीज़ों को अपने सिलेबस में जो आपने नोट्स बनाए हैं उन पे आप जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं जो सोशल इश्यूज़ के इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, उनमें कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसा एग्जांपल्स है जो आपके लिए काम आ सकता है, उसको लिखना है। इसके अलावा इन चीज़ों पे जो कि जहाँ पे जो इस तरह से डिस्कस करना है या एनालिसिस करना है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन का भी बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सोच सकते, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जान सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से खाली टाइम में इसका डिस्कशन कर सकते हैं, सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चंस का। ये क्योंकि फिर आप एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, और मतलब एक अच्छा कंटेंट रिच आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।